आज पढ़ने वाले हैं सदिश योग के नियम। क्या पढ़ने वाले हैं? सदिश योग के नियम। वेक्टर एडिशन लॉ के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, वेक्टर एडिशन लॉ। और वेक्टर एडिशन लॉ में सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो ट्राइंगल लॉ होता है। कौन सा होता है? ट्राइंगल लॉ होता है। ठीक है जी, क्या? ट्राइंगल लॉ, सदिश योग का त्रिभुज नियम। क्योंकि त्रिभुज नियम अगर हम समझ लेते हैं तो त्रिभुज नियम से ही आगे समांतर चतुर्भुज नियम, पैरेललोग्राम लॉ बनता है। क्योंकि आज डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की बात मैं करूंगा, सदिश गुणन अदिश गण, जो फिजिक्स के हर चैप्टर में आपके काम आता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? ट्राइंगल लॉ की। किसकी? ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ यानी सदिश योग के त्रिभुज नियम में क्या कहा गया था? त्रिभुज नियम में बेटा यह कहा गया कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान दिशा में हो तो त्रिभुज की तीसरी भुजा जो उस त्रिभुज को बंद करती है को विपरीत दिशा में जोड़ने पर वह उन दोनों सदिशों के परिणामी को व्यक्त करेगी। एक बार बना देता हूं, फिर दोबारा से इसको समझाते हैं आपको कि क्या है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग यह है कि यदि बाइलैंग्वेज चलेगा, पहले हिंदी मीडियम वाले सुन ले, कि यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के द्वारा, देखो बेटा क्रमागत का मतलब एक के बाद दूसरी, हाँ जी, दो क्रमागत भुजाओं के द्वारा दो सदिशों को प्रदर्शित किया जाए तो त्रिभुज की तीसरी भुजा जो उस त्रिभुज को बंद करती है को विपरीत दिशा में जोड़ने पर। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये विपरीत और समान दिशा हमारे समझ में नहीं आई। आप बोल रहे हैं कि पी वेक्टर और क्यू वेक्टर वाली जो साइड है ये हमारी किस में है? समान दिशा में है। और आप कह रहे हैं कि जो आर वेक्टर वाली है वो विपरीत दिशा में है। तो बेटा देखो त्रिभुज, इसमें वेक्टर में आप ध्यान रखना, अगर किसी वेक्टर के हेड से दूसरे की क्या जुड़ रही है बेटा? टेल। हेड से क्या टेल जुड़ती है तो सेम डायरेक्शन होती है। ठीक है, समान दिशा होती है। और यदि हेड से हेड जुड़ता है और टेल से टेल जुड़ती है तो बेटा किस में होती है? अपोजिट डायरेक्शन में होती है। वेक्टर में इस तरीके से समान दिशा और विपरीत दिशा को बताया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखना। हाँ जी, समझ में आ गई? हेड से हेड जुड़े या टेल से टेल जुड़े, हाँ जी, हेड से हेड या टेल से टेल जुड़े तो अपोजिट डायरेक्शन होती है, विपरीत दिशा होती है। और हेड से अगर किसी दूसरे वेक्टर की टेल जुड़ती है तो सेम डायरेक्शन होती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर इन दोनों साइड्स की जो, इन दोनों वेक्टर की जो है डायरेक्शन हम देखेंगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। जबकि जो थर्ड साइड पर हम दिखा रहे हैं आर वेक्टर, ये इन दोनों के अपोजिट है, क्योंकि यहां देखिए हेड से हेड जुड़ रहा है। क्लियर है? तो यहां पर बात ये निकल करके आती है कि तीसरी भुजा जो है ये किसको दिखाएगी? रिजल्टेंट को। आर वेक्टर इज ए रिजल्टेंट वेक्टर। किसको दिखाएगी? परिणामी सदिश को दिखाएगी। किसको दिखाएगी बेटा? परिणामी सदिश को डिनोट करेगी ये। क्लियर हो गई बात? ठीक है। इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू कंटिन्यूअस साइड्स ऑफ ट्राइंगल देन थर्ड साइड इज इन अपोजिट डायरेक्शन इंडिकेट द रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेक्टर्स। ठीक है, त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं दो सदिशों को प्रदर्शित करती है तो त्रिभुज की तीसरी भुजा को विपरीत दिशा में जोड़ने पर वह उन दोनों सदिशों के परिणामी को व्यक्त करेगी। यह कहता है हमारा ट्राइंगल लॉ। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है? तो लैंग्वेज लिखने की शायद मुझे जरूरत है नहीं, ये कई बच्चे जानते भी होंगे। तो ये है हमारा ट्राइंगल लॉ। इसके बाद जो दूसरा आता है, इसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैरेललोग्राम लॉ, समांतर चतुर्भुज का नियम। क्योंकि यहां से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, हालांकि ये जो समांतर चतुर्भुज का नियम है, ये पैरेललोग्राम लॉ जो है ये आपके ट्राइंगल लॉ से ही बना है। अब ये नियम क्या कहता है? जैसे मैंने ये एक समांतर चतुर्भुज बनाया, ठीक है, ये इसका डायगोनल यानी कि विकर्ण हो गया। क्लियर है? तो ये नियम ये कहता है
कि यदि दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की दो क्रमागत भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित करे, दो सदिश लिए बेटा, दो वेक्टर लिए मैंने, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, दोनों को किससे डिनोट किया है? पैरेललोग्राम की कंटिन्यूअस टू साइड से डिनोट किया है। तो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा, समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा, ये किसको दिखाएगा? किसको दिखाएगा बेटा? रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेक्टर्स को, यानी डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इज रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेक्टर्स पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। बात समझ में आ गई? अब यहां पर जरा ध्यान से देखिए, तो देखिए यहां पर बेटा, यहां पर मैंने समांतर चतुर्भुज यानी जो पैरेललोग्राम है उसकी जो दो साइड है उसके द्वारा अपन ने दो वेक्टर को डिनोट किया है। ठीक है, तो डायगोनल जो होगा किसका? पैरेललोग्राम का, समांतर चतुर्भुज का, वो किसको दिखाएगा? रिजल्टेंट को दिखाएगा, परिणामी को दिखाएगा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम में जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो बराबर की होती है, यानी जैसे यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं क्यू वेक्टर, यहां पर डायरेक्शन भी सेम रखते हो मैं लिख सकता हूं पी वेक्टर। अब जरा आप इसमें दो त्रिभुज बन चुके हैं, एक आपका ये बन चुका है, एक ट्राइंगल आपका ये बन चुका है। आप यदि दोनों में ट्राइंगल लॉ लगाएं तो देखिए बेटा दोनों में ट्राइंगल लॉ ही लग रहा है। देख लीजिए चाहो तो, यहां पर ये दोनों सेम साइड में, रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में। यहां पर ऐसे ही इसकी तरह, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तो डायरेक्शन भी सेम रखी है मैंने, तो यहां पर जैसे क्यू वेक्टर दिखा रहा है, ये पी वेक्टर, दोनों सेम डायरेक्शन में है, लेकिन रिजल्टेंट देखे डायगोनल की जो डायरेक्शन है वो इन दोनों के अपोजिट है। तो यहां दो जो ट्राइंगल बन रहे हैं, दोनों ट्राइंगल पे ही ट्राइंगल लॉ लग रहा है, अपना वेक्टर एडिशन लॉ लग रहा है। तो इस कारण से बेटा, इस कारण से मैंने कहा था कि पैरेललोग्राम लॉ जो है वो आपका ट्राइंगल लॉ से ही बना है। नरेश कह रहा है सर आज आप हैंडसम लग रहे हो। ठीक है भाई, हैंडसम लग रहा हूं, धन्यवाद है तेरा। और ज्यादा अगर मनोभाव जागृत हो रहे हो, ज्यादा ही सुंदर लग रहा हूं तो देख ले कुछ जुगाड़ पानी अपना भी इधर पढ़ ले। हाँ जी, हैंडसम लग रहे हो सर आज तो, शेयर कर दो, नहीं तुम्हें सारा हैंडसम दिखा दूंगा मैं अभी के अभी। हाँ जी, तो यहां पर दोनों ट्राइंगल में बात करें तो अपना ट्राइंगल लॉ जो पढ़ा है वो लगता है। अब यहां से देखिएगा, आपने इस तरीके से पढ़ा होगा, जैसे ये पैरेललोग्राम को नाम दे देता हूं ABCD, उसके बाद इसको मैंने थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाया और एक परपेंडिकुलर डाला, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, समझ में आ गई बात, एक लंब डाला। क्लियर है? तो हमारा ये क्यू वेक्टर ये वाला है, मैंने कह दिया ये एंगल आपका क्या है एल्फा, और ये एंगल मैंने कह दिया बेटा क्या है थीटा। जब आप कंपोनेंट करते हो तो ये वाला कंपोनेंट आएगा क्यू साइन थीटा। कंपोनेंट करना, घटक करना आपको आता होगा, ठीक है, नहीं आता तो अगली स्लाइड पर भी मैं समझा दूंगा। और ये जो बेस है आपका ये वाला कंपोनेंट आएगा आपका क्यू कॉस थीटा। ठीक है, क्या आएगा? क्यू कॉस थीटा आएगा। कंपोनेंट करना जो है जरूर सभी बच्चे सीखे। हाँ जी, क्या जी? कंपोनेंट करना जरूर सीखे, क्योंकि फिजिक्स में हर टॉपिक में आपको कंपोनेंट करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा मैं यहां पर होल्ड रखता हूं, अगली स्लाइड पर मैं आपको सिखाता हूं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को। ये सभी बच्चे ध्यान से सीख लेना, क्योंकि ये आपको हर चैप्टर में जरूरत पड़ेगी ये काम करने की। ठीक है, जिसको हम सदिश का वियोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सदिश का वियोजन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कई स्टूडेंट को अभी मैंने जैसे पिछली वाले पे लिखा है कि यहां पर ये क्यू साइन थीटा, ये क्यू कॉस थीटा, ये समझ में नहीं आया होगा, तो ये कैसे लिखा गया है इसको देखिएगा साहब। तो इसको देखिएगा, सबसे पहले तो कंपोनेंट कब किए जाते हैं? तो जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से, यानी क्षैतिज से या जो है ऊर्ध्वाधर से कोई एंगल बनाती है, तो यहां पर कंपोनेंट करने में एक चीज मैं आपको सिखा देता हूं, इधर सीखेगा सभी लोग, क्योंकि ये करना पड़ेगा। ये जैसे आपका एम मास की बॉडी है ना, इस पर मैंने लगाया 10 न्यूटन का बल। ध्यान से समझना बेटा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेगा आपका एनएलएम के हिसाब से। ठीक है, तो इस पर मैंने जैसे 10 न्यूटन का बल लगाया और हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे लगाया? 30 डिग्री के एंगल पे लगाया। किस पर लगाया? 30 डिग्री के एंगल पर लगाया। बात समझ में आ गई? तो इस स्थिति में अगर आपसे पूछा जाए कि ये एम मास की बॉडी कितने फोर्स से आगे जाएगी,
कितने फोर्स से आगे जाएगी, और आप आंसर कर देते हो 10 न्यूटन, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 10 न्यूटन से ये बॉडी कब जाती, जब m मास की बॉडी पर मैं 10 न्यूटन का बल पैरेलल टू दी प्लेन लगाता। हाँ जी, ये प्लेन हो गया, इसके पैरेलल में जो है अगर 10 न्यूटन का बल लगाता तो ये बॉडी 10 न्यूटन के फोर्स से ही आगे जाती। लेकिन यहां पर मैंने जो फोर्स लगाया है वो हॉरिजॉन्टल से यानी कि 36 से कितनी डिग्री पर लगाया, 30 डिग्री पर। ठीक है, तो यहां पर यदि इसका आंसर आप बनाना चाहोगे तो यहां पर आपको पहले कंपोनेंट करने पड़ेंगे। कंपोनेंट के लिए मैंने क्या कहा, कंपोनेंट कब करने होते हैं, बहुत अच्छा तरीका सिखा रहा हूं, अन्यथा बच्चा याद करता है कि ये वाला साइन थीटा होगा, ये वाला कोस थीटा होगा, ऐसे याद नहीं करना। ऐसे याद करोगे गलती करोगे, तो इसलिए ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा। कंपोनेंट कब करने हैं, पहला क्वेश्चन ये आता है, तो क्वेश्चन कंपोनेंट कब करने, इसका कारण यह है कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी एंगल पर हो, चाहे वो एंगल हॉरिजॉन्टल से बन रहा हो, चाहे वो वर्टिकल से बन रहा हो, चाहे वो क्षैतिज से हो, चाहे ऊर्ध्वाधर से हो, आपको उस टाइम पर कंपोनेंट करने हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके बाद में कंपोनेंट करते कैसे हैं, तो उसके लिए सीखिएगा बेटा। सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लोगे आप। मैंने इसको एक ट्राइंगल बना दिया, ये लो, ये ट्राइंगल बना दिया। इसके बाद में इस ट्राइंगल में आप लगाओगे क्या, इस ट्राइंगल में क्या लगाओगे आप, सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाओगे, ट्राइंगल लॉ लगाओगे। ठीक है, और ट्राइंगल लॉ लगाने के लिए ध्यान रखना, जिसके कंपोनेंट आप कर रहे हो उसको आप बना दोगे एक तो रिजल्टेंट, क्या बना दोगे एक तो उसको परिणामी बना देना है, और दूसरा उसको क्या बना देना है बेटा, हाइपोटेनस बना देना है। ठीक है, यानी कि उसको कर्ण बना देना है। क्या बना देना है, एक तो परिणामी बना देना है, एक कर्ण बना देना है। अब आप कहोगे सर रिजल्टेंट क्यों बनाए, तो रिजल्टेंट इसलिए बेटा, आपको इस रिजल्टेंट के हिसाब से डायरेक्शन हमेशा पता होगी कि बल किधर लग रहा है। चाहे आप उसको पुल कर रहे हो तो आगे की तरफ लगेगा, और चाहे आप पुश कर रहे हो यानी कि धक्का दे रहे हो तो अंदर की ओर लगेगा। समझ में आ गई, तो उसको आपने क्या बना दिया, रिजल्टेंट और हाइपोटेनस बना दिया। अब जब ये रिजल्टेंट बन गया और जब आप ट्राइंगल लॉ लगाओगे तो बाकी जो दो साइड है उनकी डायरेक्शन कैसे आएगी, ऐसे ही आएगी क्या, बिल्कुल ऐसे ही आएगी, क्योंकि ट्राइंगल लॉ के अनुसार ये जो दोनों डायरेक्शन है वो तो सेम रहेगी लेकिन रिजल्टेंट के अपोजिट होगी। क्लियर है, तो इस तरीके से आप जो है इनकी डायरेक्शन लगा लोगे। अगर आप ट्राइंगल लॉ लगाते हो तो ये जो है आपकी डायरेक्शन सही लगेगी। अगर आपने नहीं लगाया तो आप हो सकता है कि इसकी डायरेक्शन नीचे बना दो, इसकी डायरेक्शन इधर बैकवर्ड डायरेक्शन में बना दो, तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर है, तो ध्यान रखना, यहां पर इनकी ट्राइंगल लॉ से डायरेक्शन बना दी, इसलिए मैंने इसको रिजल्टेंट बनाया। दूसरा, अब इसको मैंने बनाया हाइपोटेनस। ठीक है, और आपको पता है थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो थीटा के सामने जो है परपेंडिकुलर होता है, तो उसके हिसाब से मैंने साइन थीटा लगाया। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस होता है, P/H पढ़ते हो, और हिंदी मीडियम वाले जो पढ़ते हैं वो लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर मुझे परपेंडिकुलर निकालना है या लंब कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, H या K साइन थीटा लिख सकता हूं, दोनों मीडियम के हिसाब से लिख रहा हूं। या तो इंग्लिश मीडियम वाले H साइन थीटा लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले K साइन थीटा लिखेंगे। और H और K हमारा क्या है, F है, तो यहां पर ये आ जाएगा आपके पास F साइन थीटा। ये क्या आ जाएगा, F साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से बता रहा हूं ताकि कोई भी स्टूडेंट जिसको नहीं आता हो वो सीख जाए कि किस प्रकार से कंपोनेंट किए जाते हैं, क्योंकि कंपोनेंट करना पूरी फिजिक्स में बेहद इंपॉर्टेंट होता है, हर चैप्टर में काम में आता है। अब दूसरा ये क्या है, ये हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, यानी ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो मुझे आधार निकालना है तो मैं लगाऊंगा कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण लिखते हो, या फिर आप क्या लिखते हो, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस लिखते हो, B/H लिखते हो। तो यदि मुझे आधार या जो है बेस निकालना है तो बेटा यहां पर K या H कॉस थीटा में लिखूंगा, और K या H यानी कि हाइपोटेनस या कर्ण जो है वो हमारा क्या है, F है। ठीक है, तो यहां से F cos थीटा, तो इस तरीके से ये आ जाएगा F cos थीटा। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 30 डिग्री के एंगल पे 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो वस्तु बताओ कितने बल से आगे जाएगी, तो कितने बल से आगे जाएगी बेटा, ये F cos थीटा से जाएगी, ना कि 10 न्यूटन से जाएगी। ये F cos थीटा से आगे जाएगी, ना कि ये 10 न्यूटन के बल से आगे जाएगी। ध्यान से सुन लेना, तो यहां पर F की वैल्यू हमारी 10 है, और cos 30, और cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है, यानी कि ये वस्तु कितने से जाएगी, 5 √3 न्यूटन से आगे जाएगी, ये 10 न्यूटन से आगे नहीं जाएगी।
समझ में आ गई बात। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एनएलएम में बनता भी है, और इसी को अपन, ये जो मैं कंपोनेंट करना मैंने सिखाया है आपको, इसी को हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो मैंने पिछली वाली स्लाइड पे जो कंपोनेंट किए थे, जिस पर मैंने यहाँ थीटा के सामने वाले पे क्यू साइन थीटा लिखा, आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा। बेस वाले पर मैंने क्यू कॉस थीटा लिखा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आरती, हेलो, ठीक है, बिल्कुल साहब। तो अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और रिजल्टेंट का फॉर्मूला बना लेते हैं, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। डेरिवेशन में नहीं कर रहा, ठीक है। रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना, ये पूरा फिजिक्स में काम में आता है आपके। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट जो है, यानी कि परिणामी का जो परिमाण है, उसका फॉर्मूला ये आपको ध्यान रखना होता है। ये है परिणामी के परिमाण का फॉर्मूला, परिणामी के परिमाण का फॉर्मूला है ये, ठीक है। कैसे आता है बता रहा हूं, डेरिवेशन की आपको जरूरत होती नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। ये जो ट्राइंगल बन रहा है अपना AEC, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देना। पाइथागोरस थ्योरम सब जानते होंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। उसको लगा करके जब आप सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। और यहां पर ये जो थीटा है, यहां जो थीटा है, ये होता है एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर, बोथ वेक्टर, यानी दोनों सदिशों के मध्य का कोण, दोनों सदिशों के मध्य का कोण होता है ये, ठीक है। ऐसे ही यदि आप रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालोगे, है ना, परिणामी की अगर दिशा निकालोगे, परिणामी की अगर दिशा निकालोगे, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट को कैलकुलेट करोगे, अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो वो आती है एल्फा बराबर tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। यानी कि ये जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा, क्योंकि डायरेक्शन का मतलब है कि किसी भी सदिश से कितना कोण बनाएगा, तो उसका फॉर्मूला ये है। और आप इसको भी आराम से निकाल सकते हो। ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, देखिएगा, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है AEC वाला, इसमें tan अल्फा निकालोगे तो क्या आता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस आएगा। परपेंडिकुलर क्यू साइन थीटा है और बेस क्या है, P प्लस क्यू कॉस थीटा। समझ में आ गई बात। तो वही बन रहा है, देखो, क्यू साइन थीटा अपॉन P प्लस क्यू कॉस थीटा। तो इस तरीके से आप रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। क्लियर है। डेरिवेशन का तरीका मैंने बता दिया कैसे आएगा, लेकिन उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखने, स्पेशली इस फॉर्मूले का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि यह हर चैप्टर में काम में आएगा आपके रिजल्टेंट निकालने के लिए। क्लियर है। प्लस इस पर न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ लिया जाता है, और न्यूमेरिकल कैसे पूछ लिया जाता है उसको भी सीखिएगा, ठीक है। ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको मैं बता ही चुका हूं, ठीक है। न्यूमेरिकल कैसे आता है ये भी देखिएगा। ऐसे आएगा, यदि दो सदिश, दो समान सदिश जिनका परिणामी, जिनका परिणामी किसी एक सदिश का दुगना है, किसी एक सदिश का दुगना है, तो दोनों सदिशों के मध्य कोण क्या होगा। ठीक है। इस तरीके से थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल आपके पास बन जाता है, ठीक है। इफ टू वेक्टर्स विच आर इक्वल एंड दोज resultant is the 2 times of one vector, then what is the angle between the both vectors। तो यहां पर देखिए बेटा, अगर इसका सॉल्यूशन आप देखना चाहो तो कैसे होगा। पहली लैंग्वेज ये है, दो समान सदिश, तो दो सदिश समान है, तो P बराबर क्या हो गया आपके, Q हो गया, और उनका रिजल्टेंट किसी एक सदिश का दुगुना है, ठीक है। तो रिजल्टेंट इसका R है बेटा, वो किसी एक सदिश का दुगुना है, चाहे P का कर लो चाहे Q को कर लो, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो मैंने लिख दिया 2P, P के बराबर कर दिया। और हमें क्या निकालना है बेटा, दोनों के मध्य का कोण निकालना है, यानी थीटा हमें निकालना है। तो देखिए सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, R बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P Q कॉस थीटा।
ये वाला लगाएंगे तो आर स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा लिख सकता हूं। अब यहां पर आर की जगह वैल्यू रख देंगे ये, तो 2p का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और q की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, p लिख सकता हूं, तो पी स्क्वायर प्लस 2p, q की जगह p कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 4p स्क्वायर बराबर, ये हो गया आपका 2p स्क्वायर, ये हो गया आपका 2p स्क्वायर कॉस थीटा। फिर यहां से 4p स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहां से इंप्लाइज दैट 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, ये नीचे जाके डिवाइड करोगे तो यहां से 2p स्क्वायर का भाग दोगे 4p स्क्वायर में, 2 आ जाएगा। तो यहां से कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कॉस थीटा बराबर 2 माइनस 1, 1 आ जाएगा। यानी कि थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1 लिख सकता हूं। ठीक है, और यहां से थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। अब कई बच्चों को तो ये भी नहीं आता होगा कि कॉस इनवर्स 1 का मतलब 0 डिग्री कैसे लिख दिया, तो इसको ऐसे देखते हैं बेटा कि कॉस में 1 वैल्यू किसकी होती है, तो कॉस 0 की होती है। तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। बिल्कुल पासवान रोहित, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए सब क्लियर है सबको। ठीक है, चलो तो इस तरीके से यहां पर हमने निकाल लिया कि दोनों जो वेक्टर है उनके मध्य का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। यानी कि बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी दोनों सदिश क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे। हो सकता है इस न्यूमेरिकल को देने के बाद में नीचे लैंग्वेज में ही आपको मान लो एंगल वैसे नहीं लिखे, है ना, ऑप्शन में मिलेगा कि दोनों सदिश क्या होंगे, समांतर होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो उस तरीके से भी आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो इस टाइप का ये जो पैरेललोग्राम लॉ से जो रिजल्टेंट वाला जो फॉर्मूला है आपका, ये जो रिजल्टेंट वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का, ये आपको आना चाहिए। ये पूरी फिजिक्स में आपके काम में आता है। डायरेक्शन का भी आपको आना चाहिए। तो ये पैरेललोग्राम लॉ था, है ना, बना ट्राइंगल लॉ से क्या था समझा दिया गया है। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका पॉलीगन लॉ। कौन सा आता है बेटा, पॉलीगन लॉ आता है। हालांकि इस पॉलीगन लॉ की आपकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पढ़ाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि कई महारथी कह रहे हैं कि 2 ही पढ़ाए, तीसरा पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, तो बहुभुज नियम पढ़ा देते हैं, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक डायग्राम से समझा देंगे इसको भी। ठीक है, तो बहुभुज नियम क्या कहता है, बहुभुज कोई पॉलीगन है, ठीक है, जिसकी कई सारी साइड्स होंगी। ठीक है, ये मैंने पॉलीगन बनाया और यहां पर कई सारे सदिश मैंने किससे दिखाए हैं, इनकी कंटिन्यूअस साइड से दिखाए हैं। ठीक है, तो यहां पर एक और बना लो। ठीक है, तो यहां पर जो पॉलीगन की लास्ट साइड होगी ये वाली, ठीक है, जैसे पंचभुज है, ठीक है, पेंटागन है, तो उस टाइम पर 4 सदिश मैंने इसकी 4 कंटिन्यूअस साइड्स के द्वारा, देखो कंटिन्यूअस साइड्स के द्वारा, और सारे जो वेक्टर बनाए वो सेम डायरेक्शन में, हेड से टेल जुड़ रहा है, हेड से टेल जुड़ रहा है, हेड से टेल जुड़ रहा है। ठीक है, तो 4 साइड्स के द्वारा जो है 4 वेक्टर को डिनोट किया है। तो इस पॉलीगन की, इस पंचभुज की जो लास्ट साइड होगी उसको अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ूं तो वह इनके रिजल्टेंट को दिखाएगी। ये जो साइड है, 5वीं साइड जो है, इसको जब मैं अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ूंगा तो यह इन चारों के रिजल्टेंट को दिखाएगी। यानी कि टी वेक्टर बराबर क्या लिख सकता हूं, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर, है ना, जहां पर टी वेक्टर, ये जो 4 वेक्टर है, पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, आर वेक्टर और एस वेक्टर, इनका क्या होगा, रिजल्टेंट। अब ये वाला जो नियम है ये भी किससे बना है आपका, ये भी ट्राइंगल लॉ से ही बना है। कैसे बना है समझिएगा जरा, देखिए ट्राइंगल लॉ से कैसे बना है समझो। मैंने सबसे पहले एक लाइन बनाई, यहां से एक लाइन ड्रॉ की, ये ड्रॉ कर दी, ठीक है, और इसको मैंने अपोजिट डायरेक्शन में बना दिया ऐसे। तो जरा देखना, यहां ये ट्राइंगल बन गया और ये दोनों सेम साइड में, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस पर ये जो लाइन है ये इन दोनों का क्या हो गई, रिजल्टेंट हो गई। क्या हो गई, रिजल्टेंट। तो इस पर लिख सकता हूं मैं पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, त्रिभुज नियम से। जब ये दोनों सेम साइड में है और इसको मैंने अपोजिट डायरेक्शन में बनाया, ठीक है, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ। तो इस पर मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। अब जरा देखिएगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम डायरेक्शन में है,
देखिए इसके टेल से इसका हेड जुड़ रहा है, इसके टेल से इसका हेड जुड़ रहा है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। और मैंने यहां से एक लाइन और ड्रॉ की, ये कर दी और इसको अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ दिया। तो ये जो दूसरा वाला ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल हमारा ये था, दूसरा वाला ट्राइंगल ये है। यहां पर भी हम देखें तो ये दोनों तो सेम साइड में है, लेकिन ये रिजल्टेंट वाली मैंने अपोजिट डायरेक्शन में बनाई है। तो मैं इस पर क्या लिख सकता हूं, मैं इस पर क्या लिख सकता हूं, मैं इस पर लिख सकता हूं इन दोनों का ये रिजल्टेंट होगी, यानी पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर लिख सकता हूं। बात समझ में आ गई। और लास्ट में हम देखेंगे तो लास्ट में जरा देखिएगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि इसके टेल से इसका हेड जुड़ रहा है। जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा, तो ये दोनों सेम में है और ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये इसका रिजल्टेंट हो गया। तो यहां पर मैं क्या टी वेक्टर बराबर ये नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि ये जब टी वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट है तो मैं टी वेक्टर बराबर लिख दूंगा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर ये जो पॉलीगन लॉ है ये भी ट्राइंगल लॉ से ही मिलकर के बना है, ये भी ट्राइंगल लॉ से मिलकर के ही बना है। हालांकि पॉलीगन लॉ आपके फिजिक्स में कोई काम आएगा नहीं, लेकिन जब दो पढ़ाते हैं तो तीसरा भी पढ़ाना जरूरी होता है। तो ये हो गया आपका पॉलीगन लॉ। अब इसके बाद में हमने एडिशन लॉ तो पढ़ लिए तीनों, ट्राइंगल लॉ पढ़ लिया, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ लिया, पॉलीगन पढ़ लिया, ठीक है। अब आता है सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। क्या? सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ये भी पढ़ा देता हूं मैं आपको। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर यानी सदिश का व्यवकलन, व्यवकलन मतलब घटाव, घटाना बेटा, सबट्रैक्ट करना, ठीक है। ये अब आप कह रहे होंगे सर ये वेक्टर में अलग से नियम क्यों बनाए गए, एडिशन सब्ट्रैक्शन के या डिवीजन जो है आगे मल्टीप्लिकेशन के भी देखेंगे, अलग से क्यों बनाए गए? तो उसका कारण सुनिएगा, वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो हम सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, लेकिन इसमें साथ में डायरेक्शन भी होती है। अब डायरेक्शन को जोड़ा घटाया तो जा नहीं सकता बेटा, तो इसलिए इनके अलग से नियम बनाए गए। लेकिन बनाए केवल एडिशन लॉ गए, एडिशन लॉ से ही आपका सब्ट्रैक्शन लॉ बनाया गया है, एडिशन लॉ से ही आपका सब्ट्रैक्शन लॉ बनाया। सब्ट्रैक्शन के लिए अलग से नियम नहीं है। देखो कैसे, देखो कैसे बेटा, मैं एडिशन लॉ से ही आपका सब्ट्रैक्ट करके दिखाऊंगा इसको। जरा देखिए यहां पर बेटा ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, और अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ मैंने बनाया इसका ये आर वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, और ये आर वेक्टर बराबर लिख दिया मैंने पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर लिख दिया। लेकिन मुझे पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर नहीं करना, मुझे तो करना है आर वेक्टर बराबर पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर करना है मुझे। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि आर वेक्टर बराबर पी वेक्टर प्लस माइनस का क्यू वेक्टर? नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं अपन इसको, ये ठीक है, ये क्योंकि इसका मीनिंग यही निकल करके आएगा लास्ट में। क्लियर है ना? तो अगर मैं यहां पर इसको अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाता हूं, इधर की तरफ, इधर की तरफ, ठीक है बेटा, ये बढ़ाया मैंने इसको अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या मैं इस पर माइनस क्यू वेक्टर लिख सकता हूं? हाँ जी, क्योंकि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन कर दिया, ठीक है। और अब मैं दोबारा से इधर एक रिजल्टेंट बनाता हूं यहां पर, ठीक है। तो जरा देखिए ट्राइंगल लॉ लग रहा है क्या? ये सेम साइड है क्या? दोनों बिल्कुल सेम साइड है, इसके हेड से इसका दूसरे वाले का टेल जुड़ रहा है, सेम है। और ये रिजल्टेंट जो मैंने बनाया है ये हेड से हेड जुड़ रहा है, तो ये रिजल्टेंट हो गया जो इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां पर पी वेक्टर प्लस माइनस का क्यू वेक्टर लिख सकता हूं, ठीक है। तो कहने का मतलब एडिशन लॉ से ही मैंने सब्ट्रैक्शन कर दिया, ठीक है। सर पी पर नहीं हो सकता क्या रिजल्टेंट? कौन से पी पर बेटा, कौन से पी पर? यहां बना है, यहां बना ले, इधर ये दोनों को सेम साइड में कर दे, इसको अपोजिट डायरेक्शन में कर देना। ये ले, तू ये कहना चाह रहा है बेटा कि आप ऐसे बनाना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये पी वेक्टर बनाना चाह रहे हो, ये क्यू वेक्टर, तो यहां पर ये आर वेक्टर हो जाएगा, ये ले बेटा, ये हो जाएगा, क्या दिक्कत है? ठीक है योगी, कर सकते हो बेटा, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है कि ऐसे ही बनेगा ये। क्लियर है? अब अंतर क्या आने वाला है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, अंतर क्या आने वाला उसको समझिएगा। देखो जर्नली बुकों में अलग थीटा बना करके समझाते हैं, लेकिन मैं आपको
अलग ही तरीके से समझा रहा हूं, क्योंकि जो बुक में लिख बना हुआ होता है उससे जनरली समझ में नहीं आता। यहां पर मैंने कह दिया पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बिटवीन एंगल कितना है, थीटा है। कितना है बेटा, थीटा है। ठीक है, यानी दोनों सदिशों के मध्य का कोण ही तो थीटा माना था, तो इसको मैंने थीटा मान लिया। क्लियर है? तो ये वाला जो एंगल आएगा, ये वाला, ये कितना आएगा, 180 माइनस थीटा आ जाएगा क्या? हाँ जी, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बिटवीन एंगल थीटा है, तो पी वेक्टर और माइनस क्यू वेक्टर के बिटवीन ये जो एंगल आएगा, ये 180 माइनस थीटा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये पूरा 180 होगा। ये पूरा 180 होगा, उसमें से ये थीटा है, तो ये 180 माइनस थीटा आ जाएगा। तो आपको अंतर क्या करना होता है, जैसे आप रिजल्टेंट निकालोगे, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा पढ़ा, यही तो पढ़ा। तो यहां पर आपको अंतर क्या करना है, थीटा की जगह क्या लिख दोगे, सब्ट्रैक्शन में 180 माइनस थीटा लिख दोगे। 180 माइनस थीटा लिख दोगे, किसमें, सब्ट्रैक्शन में। क्यों क्यों लिख दोगे? क्योंकि बेटा हमारे P और Q के बिटवीन तो थीटा है, लेकिन P और माइनस Q हमें करना है, तो P और माइनस Q के बिटवीन एंगल है 180 माइनस थीटा। तो और आप कहोगे सर Q की जगह माइनस Q भी तो लिखेंगे, बिल्कुल लिखोगे, तो माइनस Q आप लिखोगे, लेकिन यहां पर स्क्वायर है तो कोई अंतर नहीं आने वाला। जब आप ऐसा लिखोगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा हो जाएगा। आप कहोगे गुरुजी माइनस कैसे हो गया, तो जरा ध्यान से समझना, इतनी सी मैथमेटिक्स आपको आनी होगी कि cos और थीटा की जगह में जब 180 माइनस थीटा लिखूंगा, ठीक है, तो cos 180 माइनस थीटा जो है वो माइनस cos थीटा के बराबर होता है। ठीक है, आपको पता होगा, इतना बेसिक तो आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा कि cos 180 माइनस थीटा जो है वो माइनस cos थीटा के इक्वल होता है, माइनस cos थीटा के इक्वल होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना बेटा कि cos 180 माइनस थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, माइनस cos थीटा, तो यहां पर माइनस आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन जब किया जाता है वेक्टर का, सब्ट्रैक्शन जब किया जाता है वेक्टर का, तब ये किया जाता है कि प्लस की जगह केवल यहां माइनस आ जाएगा, बाकी कोई अलग से नियम नहीं है सब्ट्रैक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं एक बार कमेंट करेंगे कि क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ जी, जल्दी से फटाफट से कमेंट करेंगे कि क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। जी सर, जी सर, जी सर, यस सर, बहुत बढ़िया। आ गई बेटा समझ में बात? ठीक है, अजी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, हाँ जी, कई बच्चे अगर बुक में पढ़ने बैठे और इधर थीटा बना हो यहाँ पर, फिर इधर 180 माइनस थीटा कर रखा हो, फिर बच्चा कहे, फिर स्टूडेंट कहे कि सर हमारे तो अंदर बताया था, बुक में तो बाहर बना हुआ है। तो बेटा यहाँ पर वही बात है, क्योंकि मैं अगर यहाँ थीटा बनाता तुम कहते सर दोनों सदिशों के मध्य कहाँ है थीटा, ये तो बाहर ही, बाहर बना दिया आपने एंगल, इसलिए मैंने अंदर ही बना करके समझाया आपको। आ गया सर समझ में? बिल्कुल, यस सर, यस सर, यस सर, ओके ओके ओके, ठीक है साहब, ठीक है, चलो, चलिए। तो अपना एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, अब इसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट, वेक्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि सदिश का गुणन। सदिश का गुणन, अब सदिश का जो गुणन है वो दो प्रकार का होता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज डॉट प्रोडक्ट और सेकंड वन इज क्रॉस प्रोडक्ट। एक होता है सदिशों का अदिश गुणन और दूसरा होता है सदिशों का सदिश गुणन। ठीक है, ये दोनों आपको आने चाहिए, क्योंकि फिजिक्स के हर चैप्टर में डॉट प्रोडक्ट, कभी मैं कहूंगा इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, कभी कहूंगा क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसमें बात कर रहे हैं किसकी, डॉट प्रोडक्ट की, यानी कि अदिश गुणन की बात कर रहे हैं। ठीक है साहब, चलिए करते हैं बात, क्या है पहली बात इसमें ध्यान रखना, दो सदिशों के अदिश गुणन से प्राप्त राशि भी
अदिश होती है। ठीक है, दो सदिशों के अदिश गुणन से प्राप्त राशि भी अदिश होती है। यदि दो फिजिकल क्वांटिटी का आप क्या करते हो, ठीक है, यदि दो फिजिकल क्वांटिटी का आप क्या करते हो, डॉट प्रोडक्ट करते हो, तो जो क्वांटिटी हमें मिलेगी वो कैसी होती है, स्केलर होती है। हाँ जी, वाई डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, टू वेक्टर क्वांटिटी वी गेट स्केलर क्वांटिटी। का मैं एक एग्जांपल भी दिखा दूंगा आपको, उससे और अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, यदि दो फिजिकल क्वांटिटी का या दो वेक्टर क्वांटिटी का आप डॉट प्रोडक्ट करते हो, तो कौन सी क्वांटिटी मिलेगी आपको, स्केलर मिलेगी। कौन सी मिलेगी, स्केलर। देखिए कैसे, एग्जांपल देखिए इसका बेटा। जैसे मैंने किया एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है, आपने वर्क वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला आप जानते होंगे। ठीक है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर कर रहे हो, यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो दोनों ही क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी का आपने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट। क्या किया आपने, डॉट प्रोडक्ट किया। तो प्राप्त राशि कौन सी है, वर्क। और वर्क हमारी क्या होती है बेटा, स्केलर होती है, आपको पता होगा। कार्य कैसी राशि होती है बेटा, अदिश होती है। जबकि यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशियां हैं। तो ऊपर जो मैंने लाइन लिखी है आपको, ठीक है, उस लाइन का मतलब समझ में आया कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी, दो सदिश राशि का हम क्या करते हैं, अदिश गुणन करते हैं, तो प्राप्त राशि कैसी होती है, अदिश होती है, स्केलर होती है। प्राप्त राशि कैसी होती है बेटा, स्केलर होती है, अदिश होती है, बिल्कुल। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट आपको कहीं दिख रहा है, तो सामने जो रिजल्ट में जो हमारे पास क्या है बेटा, क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी राशि है, वो कैसी होगी, अपनी स्केलर होगी, अदिश होगी। ये ध्यान रख लेना। ठीक है, इसलिए चलिए भाई नेक्स्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। एग्जाम्पल आपको मैंने दे दिया, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो स्केलर मिलेगा। चलिए इसके बाद में बेटा एक फॉर्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है बेटा, ए बी कॉस थीटा होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, हेयर थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और कभी भी कोई न्यूमेरिकल में आपको सदिश के मध्य का कोण निकालना हो, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपको सदिश के मध्य का कोण निकालना हो, वेक्टर के बिटवीन एंगल निकालना हो, सदिशों के मध्य का कोण निकालना हो, एंगल बिटवीन दी वेक्टर आपको कैलकुलेट करना हो, तो ध्यान रखना बेटा डॉट प्रोडक्ट से ही निकालना। यानी आप cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी से निकालना। ये ध्यान रख लेना बेटा आप। ठीक है, क्योंकि क्योंकि जर्नली आप डॉट प्रोडक्ट आसानी से निकाल लेते हो क्रॉस प्रोडक्ट की तुलना में। ठीक है, चलिए साहब, चलिए बिल्कुल। देखो सर, मुझे पता नहीं था कि आप पढ़ाते थे उस टाइम पर, मैं तो लास्ट में ही जुड़ी थी, बस लास्ट में जुड़ी, जब तो आज दोबारा जुड़ी हुई है बच्चा तू। हाँ, अगर पहले जुड़ जाती तो आज जुड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। आज जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ये दोबारा नहीं जुड़ेगा मेरे साथ में, क्योंकि ये सेलेक्ट हो जाएंगे, ये सक्सेस पा जाएंगे, ये अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो। हाँ जी, तो अगर आपको सदिशों के मध्य का कोण निकालना हो तो आप इससे निकालना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट निकालना हमेशा आसान होता है बजाय क्रॉस प्रोडक्ट के, सदिश गुणन के। इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, यहां से निकालना। अब दूसरा मैं आपको बताऊं, इसका एक फॉर्मूला और आपको पता होना चाहिए कि यदि इफ ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है, और बी वेक्टर बराबर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, इस पर एक न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा अभी, बी जेड के कैप है, और फिर आपसे पूछे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा। ठीक है,
तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका फॉर्मूला ax bx प्लस ay vy प्लस az bz होगा। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब क्या है, क्वेश्चन जैसे आए कि ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है और बी वेक्टर बराबर आपके पास है माइनस का आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 3k कैप, मान लो ऐसे है, और फिर आपसे पूछे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, ये क्या होगा, ये आपसे पूछे, तो कुछ नहीं है बेटा, इसमें ध्यान रखना आई कैप वाले आपस में मल्टीप्लाई कर देना, जे कैप वाले आपस में कर देना और के कैप वाले आपस में कर देना। मतलब इसका जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा, तो देखो आई कैप पे ए एक्स क्या है कि 2 है और बी एक्स क्या है यहाँ पर 1 और वो भी माइनस का 1। ठीक है, प्लस फिर ये और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2 प्लस प्लस का 4 माइनस का 3 प्लस का 4 माइनस का 3। ठीक है, यानी आई कैप वाले आपस में मल्टीप्लाई कर देना, जे कैप वाले आपस में मल्टीप्लाई कर देना और के कैप वाले, माइनस हो तो बेटा माइनस भी आपको इंक्लूड करना है, इस माइनस को मत छोड़ जाना, कहीं 1 ही लिख जाओ या यहाँ पर 3 लिख जाओ, ये गलती मत कर देना भाई। हाँ जी, चलिए सेलेक्ट तुमको थोड़ी होना है, मुझे होना है। तो माइनस का 2 प्लस 3 और 2 कितने हो गए बेटा 6, फिर प्लस का 4 और माइनस का 3 माइनस का 12 आ जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 14 प्लस का 6 यानी कि -8 आपके पास आंसर होगा। यहां पर इकाई लिख दोगे या फिर ऐसे सिंपल यूनिट लिख दिया जाता है और ये आपका आंसर हो गया। ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो गया। समझ में आया क्या? समझ में आया? तो इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट आप आसानी से निकाल सकते हो। जी सर, बिल्कुल सर, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। जब भी कोई फिजिक्स में कहीं न्यूमेरिकल बनेगा, मैं बार बार कहूंगा इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो भाई साहब ये आना चाहिए। कुछ नहीं है, सिंपल है। आई कैप वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जे कैप वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, के कैप वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा, काम खत्म। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो बात है, नेक्स्ट जो बात है वो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? एकांक सदिश का अदिश गुणन। एकांक सदिश का अदिश गुणन ये है। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं आई कैप डॉट आई कैप, क्योंकि आपको पता है कल मैंने बताया था यूनिट वेक्टर 3 होते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप अलोंग द एक्स एक्सिस, जे कैप अलोंग द वाई एक्सिस एंड के कैप इज अलोंग द जेड एक्सिस। तो एक होता है आई कैप डॉट आई कैप, दूसरा मैंने जैसे बनाया जे कैप डॉट जे कैप, तीसरा मैंने बनाया जैसे के कैप डॉट के कैप। हाँ जी, फिर इसके बाद मैं बनाता हूं आई कैप डॉट जे कैप, फिर मैं बनाता हूं क्या, जे कैप डॉट के कैप। ठीक है, फिर मैं बनाता हूं क्या, के कैप डॉट आई कैप, मान लीजिए ये बनाता हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए आई कैप डॉट आई कैप जो है वो आपका 1 होगा, जे कैप जो डॉट जे कैप 1 होगा, के कैप डॉट के कैप 1 होगा। आप कहोगे गुरुजी कैसे, तो जरा समझो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मैंने क्या लिखा था, ए बी कॉस थीटा, यही लिखा बेटा। ठीक है, चाहो तो ए बी कॉस थीटा लिख लो या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। हाँ जी, कई बच्चे अगर ये लिखा देखे तो कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि कल बता चुका हूं कल की क्लास में कि मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए, ठीक है, या तो मॉड ऑफ ए वेक्टर से दिखाऊंगा या सिंपल ए से ही मैग्नीट्यूड के लिए, या मॉड ऑफ बी वेक्टर से या फिर सिंपल बी से दिखाऊंगा। क्लियर है? तो यहां पर जरा देखिए, अगर मुझे आई कैप डॉट आई कैप करना है तो मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ आई कैप, ये तो लिख दिया ए और बी के जगह पे, और कॉस थीटा। हाँ जी, तो कॉस, अब थीटा कितना हो जाएगा बेटा, आई कैप और आई कैप के बिटवीन एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। कितना होगा बेटा, 0 डिग्री। क्यों भाई, ये आई कैप भी एक्स अक्ष के अलोंग है, ये भी एक्स अक्ष के अलोंग है। हाँ जी, एक्स अक्ष के अलोंग है, दोनों ही, दोनों ही, दोनों ही एक्स अक्ष के अलोंग है, तो इनके मध्य एंगल कितना आएगा बेटा, 0 डिग्री आएगा ना, 0 डिग्री आएगा। तो यहां पर मॉड ऑफ आई कैप 1 हो जाएगा, मॉड ऑफ आई कैप 1 हो जाएगा, कॉस 0 भी क्या होता है 1, तो क्या आ जाएगा 1। तो इसलिए आई कैप डॉट आई कैप क्या आएगा 1। इसी प्रकार से आपका जे कैप डॉट जे कैप भी क्या होगा 1। ठीक है, क्योंकि मॉड ऑफ जे कैप, मॉड ऑफ जे कैप कॉस 0, क्योंकि दोनों के मध्य कोण 0 होगा। यहां भी के कैप डॉट के कैप भी 1 आएगा। लेकिन यदि आपने किया आई कैप डॉट के कैप तो ये 0, ये जे कैप डॉट के कैप ये भी 0, यानी अलग अलग आप करते हो, जैसे आई कैप डॉट जे कैप करते हो
तो ये जीरो कैसे आ रहा है देखना, मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ जे कैप और कॉस। अब आई कैप और जे कैप के बिटवीन एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा बेटा, 90 डिग्री, कॉस 90। कैसे, आई कैप किधर है, अलोंग दी एक्स एक्सिस, जे कैप किधर है, अलोंग दी वाई एक्सिस। एक्स और वाई के बिटवीन एंगल कितना होता है, 90। तो यहां पर कितना आएगा, cos 90। तो मॉड ऑफ आई कैप 1 हो जाएगा, मॉड ऑफ जे कैप 1 हो जाएगा, लेकिन cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0। तो अगर दोनों अलग अलग है, आई कैप जे कैप या जे कैप के कैप या के कैप आई कैप है, ठीक है, तो आपका 0 ही आना है। समझ में आ गई बात, इस बात का ध्यान रखना। अलग अलग वालों पे 0 होता है डॉट प्रोडक्ट, सेम वालों पे 1 होता है। एक्सप्लेनेशन आपकी साइड में ये रही। तो ये आपको आना चाहिए कि यूनिट वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई, जल्दी से जो भी देख रहे हैं बताएंगे फटाफट से। क्या ये बात क्लियर है सबको, क्लियर है सर, यस सर जी, ओके आ गया सर, यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी चलती रहेगी ये स्लाइडें। आगे देखिए बेटा, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। एक पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट, क्या है, क्या है वो पॉइंट। वो पॉइंट ये है, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, ठीक है। इफ टू वेक्टर्स, ब्रैकेट में लिख लेना ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दो सदिश हैं बेटा, दो सदिश हैं, दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो। ये बात डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछ ली जाती है, लैंग्वेज से ही पूछ ली जाती है। यदि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होगा, तो क्या होगा कि उनका डॉट प्रोडक्ट जो है, उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आता है। क्या आता है बेटा, डॉट प्रोडक्ट 0। आप कहोगे क्यों, क्यों का कारण यहां देखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी कॉस थीटा। अब ये जब दोनों परपेंडिकुलर है, हाँ जी, दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना है बेटा, 90 डिग्री, जब दोनों परपेंडिकुलर है। तो मैं यहां पर ए बी कॉस 90 लिखूंगा, और कॉस 90 क्या होता है बेटा, 0। तो ए बी जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से यदि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये बात डायरेक्ट भी पूछ ली जाती है कि यदि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत है तो बताओ निम्न में से क्या सत्य है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन योर आंसर विल बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ वेक्टर्स विल बी 0। दोनों सदिशों का अदिश गुणन क्या होगा बेटा, 0 होगा। ठीक है, क्लियर है सबको, ठीक है। तो दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होंगे तो यहां पर ध्यान रखना बेटा, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इस पर कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है, क्वेश्चन बताऊं कैसे आ जाता है, इस पर क्वेश्चन भी आ जाता है बेटा। देखो कैसे, ऐसे, यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस सी के कैप तथा बी वेक्टर बराबर दे रखा है आपको i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप हो तथा एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो, तो C का मान क्या होगा, C का मान क्या होगा। क्वेश्चन क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन भी बन जाता है। इस पर देखो, ये जो कंडीशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, या तो ये डायरेक्ट ही पूछ ली जाती है, जो मैंने बताया आपको कि दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत है, बहुत वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन व्हाट इज द ट्रू स्टेटमेंट। तो आप कहोगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डायरेक्ट एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, कई बार इस पर ऐसे न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इफ ए वेक्टर बराबर, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस सी के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एंड बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c। इस तरीके से भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो यहां पर आपसे c का मान पूछा गया है, लेकिन उससे पहले एक बात लिखी गई है कि ये एक दूसरे के लंबवत है। हाँ जी,
बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसका मतलब क्या है कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा, 0 होगा। ये हम जानते हैं, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, 0 होगा। तो मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल देता हूं, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस सी के कैप डॉट यहां पर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर 0। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं, कैसे, आई कैप वालों को आपस में मल्टीप्लाई करो, यहां पर 2, यहां पर क्या होगा, 1 होगा, तो 2 इंटू 1 प्लस 3, यहां पर भी 1, तो 3 इंटू 1 प्लस यहां पर कितना है सी, और यहां पर कितना है 1, वही बराबर 0। तो कितना है बेटा, 2 प्लस 3 प्लस सी इक्वल टू 0, यानी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5। ये आ गई आपकी सी की वैल्यू, ये आ गई आपकी सी की वैल्यू। तो इस तरीके से इस कंडीशन पर आपसे ये न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। समझ में आ गया क्या? हाँ जी, समझ में आ गया क्या सबको? क्लियर है क्या भाई? अजी बताओ ना, क्लियर है क्या? ये कि इस वाली कंडीशन को, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, डायरेक्ट पूछी जाए तो ये मैंने लिखा स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन उसकी ये रही, ठीक है। या तो डायरेक्ट इसको ऐसे ही पूछ लेगा, ऐसे नहीं पूछेगा तो बेटा ये सी का मान जो है निकालवा सकता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। समझ में आया तो आगे बढ़े, बताओ जल्दी से, मैं थोड़ा सा इधर से, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, ठीक है। हाँ जी, यस सर, क्लियर, ओके, चलिए। यस सर, ऑल क्लियर, ठीक है भाई, ठीक है। चलो, इसके बाद दो बात और ध्यान रखनी है डॉट प्रोडक्ट में, उसके बाद अपन क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाएंगे। डॉट प्रोडक्ट में दो बात और ध्यान रखनी है, क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, ऐसा लिखा जा सकता है। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में बेटा दिशा की कोई बात नहीं होती, ये स्केलर जो है क्वांटिटी इसमें मिलती है, इसमें डॉट प्रोडक्ट में अदिश गुणन में केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात की जाती है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती। जैसे हम जानते हैं ना कि 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं हम, ये भी आपका 6 होगा और ये भी 6 होगा। बात समझ में आ गई? तो डॉट प्रोडक्ट में स्केलर क्वांटिटी आपको मिलती है, तो उस हिसाब से आप जो है लिख सकते हो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। कहने का मतलब इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर एग्जांपल से समझाऊं तो आप आई कैप डॉट जे कैप अगर कर रहे हो तो ये जे कैप डॉट आई कैप के ही बराबर होगा, ठीक है। आई कैप डॉट जे कैप डॉट आई कैप के बराबर होता है। कैसे होता है उसको देखिए, मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप कॉस 90, यहां भी जब आप लिखोगे तो मॉड ऑफ जे कैप मॉड ऑफ आई कैप कॉस 90, ऐसे ही तो लिखोगे बेटा, अभी समझा दिया मैंने यूनिट वेक्टर का आपको। तो यहां देखो 1 ये 1 ये 0, ये 1 ये 1 ये 0, ठीक है, ये आपका 1 है ना, ये आपका 1, ठीक है, और ये आपका 0। तो ओवरऑल आएगा क्या, इधर भी 0 इधर भी 0, दोनों तरफ 0 ही तो आ रहा है, बराबर ही तो आ रहा है। तो आई कैप डॉट जे कैप जो है वो जे कैप डॉट आई कैप के बराबर होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आप लिख सकते हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो एक तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, दूसरी डॉट प्रोडक्ट में आपकी ये प्रॉपर्टी भी होती है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आप कर रहे हो, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है। जो जर्नल आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स में जो आप पढ़ते हो, वो सारा कुछ डॉट प्रोडक्ट में लागू होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती, इसमें केवल और केवल जो बात होती है वो किसकी होती है, आपकी मैग्नीट्यूड की बात होती है, केवल परिमाण की बात होती है डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है, डायरेक्शन की नहीं होती। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट जो हम अभी पढ़ने वाले हैं उसमें डायरेक्शन की भी बात होती है, मैग्नीट्यूड के साथ में परिमाण के साथ दिशा की भी बात होती है। क्लियर है? तो ये अपना कंप्लीट डॉट प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद अब अपन आते हैं किस पर, क्रॉस प्रोडक्ट पर, सदिश गुणन पर आते हैं बेटा अगला, क्रॉस प्रोडक्ट।
यानी कि सदिश गुणन। सदिश गुणन देखिए बेटा, ठीक है। तो पहली लाइन तो यहां पर ध्यान रखनी है, दो सदिशों के सदिश गुणन से प्राप्त राशि भी सदिश होती है। अगर आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, ठीक है, हाँ जी, सही है। कितना लगाव है, हाँ। हंसी का ध्यान रखते हैं मेरी का है, क्या बात है। पढ़ लो इधर, हंसे तो सही सर। गुस्सा तो तुम्हारे ऊपर बहुत हूँ, लेकिन आज दिखाऊंगा नहीं मैं बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ जी, चलिए। अगर आप दो वेक्टर क्वांटिटी का क्या करते हो, क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, तो जो क्वांटिटी हमें मिलेगी वो भी कैसी होती है, कैसी होती है बेटा, वेक्टर ही होती है, ठीक है। यानी कि वाई दी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, इंग्लिश में लिख देता हूं, वाई दी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी वी गेट वेक्टर क्वांटिटी। इसका भी एग्जांपल जैसे डॉट में पढ़ा था वैसे ही इसका भी एग्जांपल बता देता हूं बेटा। जैसे आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर आप यदि करते हो, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर करते हो, तो वहां पर टोर वेक्टर आता है, ठीक है। जब दो सदिशों का, हाँ जी, तो यहां पर देखिएगा, जब दो सदिशों का हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो प्राप्त राशि भी कैसी होगी, सदिश होगी। कैसी होगी, सदिश होगी। देख लीजिए, आपका टोर टोर बल आघूर्ण जो होता है वो एक सदिश राशि होती है। तो यहां पर दो सदिश थे, इनके सदिश गुणन करते हैं तो प्राप्त राशि भी कैसी होती है, सदिश। ये लैंग्वेज लिखी थी ऊपर मैंने, क्लियर है, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, ठीक है। वॉइस वॉइस आ रही है तुम्हारे पास, वॉइस मैंने ही बंद कर दी थी, कुछ गुफ्तगू कर रहा था इसलिए, ठीक है ना, तुम्हारी बढ़ाइयाँ मार रहा था यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले। चलो, अब तुम्हारी बढ़ाई तुम सुन ना लो, इसलिए मैंने ही वॉइस को बंद कर दिया था, अब आ रही होगी तुम्हारे पास बराबर से, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यदि आप लिखोगे तो ये होगा मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा डॉट एन कैप। यहां पर देखिएगा, ठीक है। या फिर इसको लिख सकता हूं मैं ए बी साइन थीटा डॉट एन कैप, ठीक है। मैंने आपको अभी बोला था, डॉट प्रोडक्ट में केवल मैग्नीट्यूड की बात होती है, लेकिन इसमें डायरेक्शन की भी बात होती है। डायरेक्शन कौन दिखाता है, ये एन कैप। कौन दिखाता है, ये एन कैप। ये एन कैप किसको दिखाएगा, डायरेक्शन को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, दिशा को दिखाएगा। किसको, दिशा को। कैसे दिखाएगा, ध्यान से समझना भाई, बोर्ड पे फोकस रखना सभी लोग। एन कैप जो होता है ये यूनिट वेक्टर होता है, परपेंडिकुलर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू पॉथ वेक्टर्स, ठीक है। यानी कि ये एकांक सदिश है। एकांक सदिश जो क्या होगा, दोनों सदिशों के लंबवत होगा। अभी समझा रहे हैं इसको, दोनों सदिशों के लंबवत होगा, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, तुम्हें क्यों सुनाऊंगा, तुम्हें तो सुनाना ही नहीं है, तुम तो पढ़ो बस, ठीक है। हाँ जी, तो यहां पर देखो, नेक्स्ट टॉपिक जैसे हम पढ़ रहे हैं क्या, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, यानी एकांक सदिश का सदिश गुणन। अभी समझ में आ जाएगा ये फॉर्मूला आपको, देखो ये ऊपर वाला, एकांक सदिश का सदिश गुणन। मान लीजिए आप कर रहे हो आई कैप क्रॉस आई कैप, क्या कर रहे हो आप, आई कैप क्रॉस आई कैप कर रहे हो, तो क्या होगा, जरा देखिएगा क्या होगा। फॉर्मूले के हिसाब से लिखूंगा तो मॉड ऑफ आई कैप साइन 0 डॉट एन कैप, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप, यही तो लिखा था फॉर्मूला, देखो ऊपर,
देखो यही तो था। तो यहां पर ए वेक्टर की जगह आई कैप, बी वेक्टर की जगह आई कैप और थीटा, तो दोनों के मध्य कोण कितना होगा बेटा? 0 डिग्री डॉट एन कैप। समझ में आ गई बात? अब यहां पर देखिए, कई डायरेक्ट रटते हैं इस चीज को। देखो ये 1 हो गया, मॉड ऑफ आई कैप इसकी वैल्यू भी 1 हो गई क्योंकि एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1। और साइन 0 बेटा क्या हो जाएगा? 0 डॉट एन कैप। ठीक है, तो यहां पर ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन 0 0 होता है बेटा ना, तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां से आएगा 0। यानी अगर हम सेम यूनिट वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो 0 आता है। आई कैप डॉट आई कैप 0 होगा, इसी प्रकार जे कैप डॉट जे कैप भी 0 होगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका के कैप डॉट के कैप क्रॉस के कैप भी 0 होगा। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट अगर सेम यूनिट वेक्टर का निकालोगे तो वो क्या आएगा? आपका 0 आएगा। वो क्या आएगा? 0। लेकिन मान लीजिए आपने निकाला आई कैप क्रॉस जे कैप, ये निकाला, तो अब जरा समझना, मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप साइन 90 डॉट एन कैप आ जाएगा। ठीक है, अब ये 1 हो गया, मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप 1 हो गया, साइन 90 भी 1 होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब बात बची एन कैप की। अब बात किसकी आई बेटा? एन कैप की आई। तो जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना बेटा, एन कैप के लिए मैंने क्या लिखा है? एन कैप के लिए लिखा है, ऊपर दिखा देता हूं एक बार, क्या लिखा है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, यानी कि ये एकांक सदिश है दोनों सदिशों के लंबवत। मतलब एन कैप क्या होगा? आई कैप और जे कैप के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होगा। ध्यान से सुनना। हीरा बेटा कम बोल, है ना? हर्षिता कम बोल बेटा, ठीक है? नहीं तो काव वो फैला पता नहीं कहाँ कहाँ गायब हो जाएगी आपकी, है ना बेटा? हर्षिता कम बोल। हाँ जी, तो यहां पर बेटा समझने पे ध्यान दो, नहीं तो अभी एन कैप की जगह के कैप लिख दूंगा और फिर पूछते डोलोगे सर एन कैप था वहां, या के कैप क्यों लिख दिया, या बाद में पढ़ने बैठोगे ना फिर भेजोगे मार्क कर करके सर एन कैप था इसकी जगह के कैप कैसे लिख दिया। हाँ जी, फिर और सुनोगे मेरे मुंह से अच्छी बात तुम, इसलिए ध्यान से सुनो। यहाँ पर एन कैप की जगह के कैप कैसे लिखूंगा देखना। यहाँ एन कैप क्या है? एकांक सदिश दोनों सदिशों के लंबवत। तो आई कैप और जे कैप ये दो हैं, इनके परपेंडिकुलर जो है यूनिट वेक्टर क्या होगा? इनके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो बेटा के कैप ही होगा ना। एक्स और वाई उसके परपेंडिकुलर कौन सा होता है? जेड, और जेड के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कल क्या पढ़ा था? के कैप। तो यहां पर मैं इस स्थिति में ध्यान रखना, एन कैप की जगह क्या लिख दूंगा बेटा? के कैप लिख दूंगा। तो आप ये पढ़ते हो आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप, आज तक रटा होगा ये केवल कि आई कैप क्रॉस जे कैप करते तो के कैप कैसे आता है। ठीक है, और बाद में ये मत कह देना, कई बाद में भेजेंगे मुझे सर एन कैप की जगह के कैप कैसे आया, तो ये एन कैप की लाइन पढ़ लेना यहाँ पे। एन कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी बोथ वेक्टर। तो यहां पर आई कैप और जे कैप है इसके लंबवत एकांक सदिश, तो ये एक्स और वाई है, इसके लंबवत जो है जेड होगी, उसके अलॉन्ग एकांक सदिश यूनिट वेक्टर क्या होगा? के कैप, इसलिए मैंने एन कैप की जगह के कैप लिख दिया। ठीक है, इधर देखो, इसके बाद अगर मान लीजिए जे कैप क्रॉस के कैप करोगे तो वो इसी प्रकार से आएगा आपके आई कैप, और यदि आप के कैप क्रॉस क्या आई कैप करोगे तो आएगा जे कैप। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये आपको इसी प्रकार करके देख लेना, पता चल जाएगा। लेकिन यहां एक बात का और ध्यान रखना है, वो बात क्या है? वो बात यह है कि अगर आप जे कैप क्रॉस आई कैप करोगे तो माइनस का के कैप आएगा, ध्यान रखना। क्या लिखा मैंने? जे कैप क्रॉस आई कैप कर दोगे, उल्टा करोगे तो माइनस का के कैप आएगा। कैसे? कैसे? ध्यान से समझो। इधर मैंने आई कैप क्रॉस जे कैप किया तो मैंने लिखा मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप साइन 90 एन कैप। ठीक है, तो ये 1 किया, ये 1 किया, ये 1 किया, और यहां पर ये परपेंडिकुलर है तो के कैप लिख देंगे, तो यहां पर ये के कैप आ जाएगा। लेकिन अगर मैं करता हूं जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, ठीक है, तो उस स्थिति पर मॉड ऑफ जे कैप मॉड ऑफ आई कैप साइन 90 तो लिखूंगा मैं, लेकिन ये जो एन कैप है ये आपका माइनस का के कैप होगा। कैसे? कैसे बेटा? तो उसको ऐसे समझना, राइट हैंड रूल सब जानते हो आप लोग। ठीक है, राइट हैंड रूल, जैसे ये आई कैप हो गया,
ये जे कैप हो गया। ठीक है, तो जब उंगलियों को घुमाओगे, राइट हैंड रूल समझते हो ना आप लोग, अगर आप आई कैप क्रॉस जे कैप कर रहे हो तो आपकी उंगलियां आई से जे की ओर घूमेगी। तो आई से जे की ओर जब उंगली घुमाएंगे तो इसके परपेंडिकुलर ये जो थंब है, हाँ, जो किसको दिखाएगा, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन को दिखाएगा। ठीक है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन को दिखाएगा, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर आएगा। तो पॉजिटिव जेड के अलोंग क्या होता है, के कैप। लेकिन अगर आप जे कैप क्रॉस आई कैप कर रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो बेटा, जे कैप क्रॉस आई कैप कर रहे हो, तो उंगलियां घुमाओगे जे से आई की ओर, जे से आई की ओर उंगलियां घुमाओगे तो थंब किधर गया बेटा, किधर गया, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन इनसाइड गया, यानी नेगेटिव जेड में गया। ठीक है, किधर गया बेटा, नेगेटिव जेड में गया। बात समझ में आ गई। तो नेगेटिव जेड के अलोंग क्या होता है, माइनस के कैप होगा। समझ में आ गई बात। इसलिए मैंने जे कैप क्रॉस आई कैप जब करा है तो एन कैप की जगह माइनस के कैप लिखा है। दोबारा समझिए, आई कैप क्रॉस जे कैप करोगे तो उंगलियां जो है आई से जे घुमाओगे तो थंब आ रहा है परपेंडिकुलर टू दी प्लेन आउटसाइड, यानी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के अलोंग क्या होगा, के कैप। लेकिन जब जे कैप क्रॉस आई कैप करोगे तो उंगलियां जे से आई की ओर घुमाओगे तो थंब किधर जा रहा है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन यानी तल के लंबवत अंदर की ओर, यानी नेगेटिव जेड में। तो वहां पर क्या आएगा, माइनस के कैप आएगा। ठीक है, चलिए, तो इसलिए मैंने लिखा जे कैप क्रॉस आई कैप बराबर माइनस का के कैप। इससे एक बात समझ में आई कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर नहीं होता। डॉट प्रोडक्ट में लिखा था मैंने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, लेकिन क्रॉस में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। क्या ये बात सबको समझ में आ चुकी है, क्या ये सबको बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, हाँ, दूसरा स्टेटमेंट में यहां से ये भी लिख सकता हूं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये भी लिख सकता हूं। क्योंकि देखिए, आई कैप क्रॉस जे कैप किया, मान लीजिए ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किया तो किधर आया, बाहर की ओर। लेकिन जब जे कैप क्रॉस आई कैप किया यानी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर किया तो किधर आया, तल के लंबवत अंदर की ओर, यानी एक आया पॉजिटिव जेड में, एक आया नेगेटिव जेड में। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ध्यान रखना बेटा, जब अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस आ जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है। और यहीं से एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको, इसका ध्यान रख लेना। ठीक है, बच्चा माथा खुजाता रह जाता है बाद में एग्जाम में। यहां से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तथा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के मध्य कोण क्या होगा, के मध्य कोण, इन दोनों के मध्य कोण क्या होगा, तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा बेटा, 180 डिग्री होगा। क्या होगा, 180 डिग्री। दोनों के मध्य में एंगल जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री। क्योंकि हमने देखा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किधर आ रहा है, बाहर की ओर, और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर किधर आ रहा है, अंदर की ओर। तो एक पॉजिटिव जेड में आ रहा है, एक नेगेटिव जेड में आ रहा है, एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है। तो दोनों के बिटवीन एंगल कितना हो गया बेटा, 180 डिग्री हो गया है। समझ में आ गई बात। 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है साहब। हम्म। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन भी आपके देख लेना, बुकों में मिल जाएगा, है ना, एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है ये, एकदम क्लियर। बहुत बढ़िया, क्या बात। क्लियर यहां तक, क्लियर है। तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पूरा डिटेलिंग से मैंने आपको समझा दिया। इस बात का आप ध्यान रख लेना महारथियों। ठीक है, अच्छे से समझ लो इसको, है ना, रटना मत, क्यों रटने वाली। बिल्कुल, सबको समझ में आ गया क्या, यस सर, यस सर, यस सर, ओके। चलो नेक्स्ट।
नेक्स्ट बात आती है आपके क्रॉस प्रोडक्ट में। नेक्स्ट बात जो आती है आपके, ध्यान से सुनिएगा, क्या कि यदि ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप तथा बी वेक्टर बराबर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप है, और आपसे क्रॉस प्रोडक्ट निकलवाए, क्या निकलवाए, क्रॉस प्रोडक्ट निकलवाए, तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल भी याद मत करना, क्योंकि फॉर्मूला आपको याद होगा भी नहीं। उसका एक तरीका मैं बता देता हूं, ठीक है, इसका एक तरीका मैं बता देता हूं। आपको मैट्रिक्स सॉल्व करनी है, और वो शायद आपको आता भी होगा। बायो वाले स्टूडेंटों को मैं सिखा देता हूं, देखना। इस तरीके से बनाना, ए एक्स लिखना, यहाँ ए वाई, यहाँ पर ए जेड। सभी बच्चे ध्यान से बोर्ड पर रखना ताकि ये समझ में आ जाए, क्योंकि ये जो है ये ही आपको बाद में दुखदाई हो जाता है, ये सॉल्व करना नहीं आता तुम्हें, ठीक है। तो उसको मैं सिखा देता हूँ, इसलिए सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान रखना कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार कमेंटों को रोक देना, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बनाना है। उसके बाद क्या करोगे, हाँ, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट निकाल लेना, ठीक है बेटा, हाँ जी निकाल लेना। तो कैसे निकालते हैं वो समझो। देखो, सबसे पहले आई कैप वाला देखोगे तो ये रो छोड़ दोगे और ये कॉलम छोड़ दोगे, ठीक है। अगर आई कैप वाला देखोगे तो सबसे पहले ये रो छोड़ देनी है, ये कॉलम छोड़ देना है। इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस इसको इससे करोगे। क्या करना है, आई कैप वाला जब लिखोगे तो यहां पर आप ये रो छोड़ देना, ये कॉलम छोड़ देना। अब क्या बचा आपके, ए वाई ए जेड और बी वाई बी जेड। तो ए वाई को बी जेड से, सबसे पहले इसको इससे ही करना है, ध्यान रखना। कहीं क्यों कह दे सर हम तो पहले इसको कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है ना, कर लोगे तो गलत हो जाएगा। पहले इसको इससे करना, फिर इसको माइनस इससे। तो देखो कैसे लिखोगे आप, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, और आप क्या लिख दोगे, आई कैप, ठीक है। उसके बाद माइनस का सिंबल लगाओगे। दूसरा जब जे कैप वाला लिखोगे, जब आप कौन सा लिखोगे बेटा, जे कैप वाला, ठीक है, तो ये वाला कॉलम छोड़ देना, ये वाला कॉलम छोड़ देना, और ये वाली रो छोड़ देना। अब आपके पास क्या बचा है, आपके पास क्या बचा है, आपके पास बचा है ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड। तो ए एक्स को सबसे पहले बी जेड से, वही उसी ऑर्डर में, ए एक्स को बी जेड से माइनस इसको इससे, यानी कि आप लिखोगे ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, और यहां पर लिख दोगे जे कैप, ठीक है। प्लस प्लस जब के कैप वाला लिखने के लिए जाओगे तो उस स्थिति पर आपको ये वाला कॉलम छोड़ देना है और ये वाली रो छोड़ देनी है। तो बचा क्या है आपके पास, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ये बचा है। तो वही ए एक्स को बी वाई से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, फिर माइनस, फिर ए वाई को बी एक्स से, और क्या लिख दोगे, के कैप। इस तरीके से आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे। आता है क्या समझ में, आता है क्या समझ में सबको, ठीक है, आता है समझ में। आई कैप वाला लिखना हो, रो छोड़ना कॉलम छोड़ना, इसको इससे करना, माइनस इसको इससे करना, फिर माइनस लिखना। फिर जे कैप वाला लिखना हो तो जे कैप वाला कॉलम यानी ये स्तंभ छोड़ देना, ये वाली रो छोड़ देना। तो ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ठीक है। प्लस फिर लास्ट में के कैप वाले के लिए प्लस लगाना, इसको कॉलम को छोड़ देना, इस रो को छोड़ देना, ए एक्स बी वाई प्लस माइनस ए वाई बी एक्स। ये अब कई बच्चे अगर इस फॉर्मूले को रटने जाएं तो भैया रट लेना, तुम्हारी इच्छा हो तो। वैसे इसको आसानी से कर भी सकते हो आप, याद भी रह जाएगा, ये ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो आई कैप किधर होता है, एक्स के वाला होता है, एक्स वाला होता है ना। तो देखो यहाँ पर वाई जेड जेड वाई, ठीक है। जे कैप किधर वाला होता है बेटा, वाई वाला होता है ना, वाई वाला। तो देखो यहाँ पर एक्स जेड जेड एक्स, कुछ दिख रहा है सबको, है जी। और के कैप वाला कौन सा होता है, जेड वाला होता है ना, तो जेड वाला गायब कर दो, एक्स वाई और वाई एक्स। देखो जरा, तो इस तरीके से भी आप इसको ध्यान रख सकते हो, और ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको आना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है महाराज, जी महाराज क्लियर है क्या, समझ में आ गया सबको, एक बार कमेंट कर देंगे।
यस सर, यस सर, जी सर। समझ में आ गया क्या है जी? मारती हो लल्लू हो, बता दो। क्लियर है? न्यूमेरिकल कराऊं क्या? न्यूमेरिकल कराऊं? एक न्यूमेरिकल कराऊं? कैसे? लो कर लो। तुम भी क्या याद रखोगे, किसी बड़े दिल वाले से तुम्हारा पाला पड़ा था, तो कंटेंट में कमी रखता ही नहीं है कभी भी। हाँ जी। न्यूमेरिकल भी लिख देता हूँ, लो यार, तुम भी याद रखोगे कभी तो। कभी तो तुम्हारे बच्चे होंगे, उनको सुनाओगे कि हमने भी फिजिक्स पढ़ी थी किसी से। है जी? चलो साहब, हम ना रहे लेकिन कंटेंट तो रहेगा। हाँ जी। तो देखो बेटा, ऐसे बना लेना है, आई कैप जे कैप के कैप, और वैल्यू लिखो 2 2 3, 2 2 3। ठीक है। -1 यहाँ बेटा, -1 तो माइनस को साथ में ले लेना, तो यहाँ -1 3 4 हो गया, हो गया। यस सर, एकदम क्लियर है। चलो बढ़िया है। हाँ जी। अब देखो बन गई डिटर्मिनेंट आपका। अब इसको सॉल्व करेंगे सारणिक। चलो सॉल्व करो। सबसे पहले आई कैप वाला, ये रो गई, ये कॉलम गया और ये रो गई। गई क्या गई? इसको किससे? इसको इससे माइनस इसको इससे। चलो साहब, तो लिखेंगे क्या? 2 × 4 -3 × 3, और लास्ट में क्या? आई कैप। फिर क्या लगाओगे? माइनस। माइनस लगाओगे जब क्या करोगे बेटा? क्या करोगे रे लल्लू? लल्लू ये करेंगे कि ये वाला कॉलम छोड़ेंगे जे कैप है, और ये वाला रो छोड़ देंगे। छोड़ देंगे बिल्कुल, तो बचा क्या? 2 3 -1 और 4। ठीक है, तो 2 × 4 -3 × -1, और बाहर क्या लिख दोगे बेटा? जे कैप। लिख दिया क्या? बिल्कुल। फिर लास्ट में प्लस लगाओगे। उसके बाद में के कैप वाले के लिए ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। तो भाई साहब क्या लिखोगे? 2 × 3 -2 ये -1, और बाहर क्या लिख दोगे? के कैप। अब इसको सॉल्व कर लो। बिल्कुल, बिल्कुल साहब, नन का आंसर भी आया। चलो नन, लो नन। तो यहां पर देखो, ये 8 हो गया, ये माइनस का 9 हो गया। ठीक है, तो माइनस का आई कैप बचेगा। यहां पर देखो 4 × 2 8, और माइनस कितना हो गया बेटा? प्लस। तो 8 + 3 कितना हो गया? 11, तो माइनस का 11। समझ में आ गई? माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, तो 3 और 8 11 हो गया, माइनस बाहर है ही, तो माइनस का 11 जूल प्लस। प्लस देखो 6 हो गया, ये कितना हो गया? माइनस का 2 से माइनस प्लस होकर के 6 और 2 8 हो गया, यानी कि के कैप। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए, तो एक क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद में जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में लिखा था, तो यहां पर भी एक नोट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट भी है। और वो नोट क्या है? इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, then ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0। डॉट प्रोडक्ट के लिए परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट 0 आए तो उसके लिए पैरेलल होना चाहिए बेटा। ठीक है, यदि दो सदिश एक दूसरे के समांतर हो, समांतर हो, तो क्या होगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0। अगर परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, कौन सर? ये नन वाली जो है ना बेटा, नन वाला, वो पूछा था मैंने। ठीक है, हाँ जी। तो दो सदिश एक दूसरे के समांतर हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0। कैसे होता है जरा देखो। हमने क्या पढ़ा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा डॉट एन कैप। ठीक है, अब यदि ये दोनों पैरेलल हैं, समांतर है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य एंगल कितना होगा बेटा? 0 होगा।
जब आप थीटा की जगह 0 पुट करोगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन 0 आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। और लाला लालियो साइन 0 क्या होता है बेटा? 0। तो ओवरऑल जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो महाराज क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपसे डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। चलिए साहब, तो ये ध्यान रखना बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखेंगे। समझ में आ गया? तो मैंने आपको बता ही दिया, ये वाली प्रॉपर्टी भी आप ध्यान रखना, है ना। अगर क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में आपने देखा हो तो यहां पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है। क्लियर? एक बात और मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूंगा, क्योंकि एक टॉपिक और जो है जब रिजोल्यूशन में बता रहा था तब मैंने वहां पर पैरेललोग्राम लॉ की वजह से नहीं बताया आपको। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जब मैंने बताया आपको, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जब मैंने बताया, सदिश का वियोजन जब मैंने आपको बताया, ठीक है, सदिश का वियोजन जब मैंने आपको बताया था, तो यहां देखिए ये जैसे अपना ए वेक्टर है, ठीक है, और ए वेक्टर बराबर लिख दिया मैंने ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, मान लो ये लिख दिया, ठीक है, समझ में आ गई बात? ये लिख दिया, ठीक है। चलो, हाँ जी, तो यहां पर जैसे ए वेक्टर बराबर ये है और ये जो एंगल है अपना, ये जो एंगल है ए वेक्टर का ये थीटा है, तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, कि यहां पर ये जो ए एक्स तो देखो ए वाई तो यहां आएगा और ए एक्स यहां आएगा, क्योंकि आई कैप एक्स अक्ष, ये अपनी एक्स अक्ष हो गई, ये वाई अक्ष हो गई, तो ए एक्स तो आपका एक्स अक्ष पर आएगा और ए वाई किधर आएगा? वाई डायरेक्शन में, ये आएगा ना ए वाई आपका। समझ में आ रही है बात? तो ए एक्स आपका किसके बराबर होगा? ए कॉस थीटा के, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। और ए वाई किसके बराबर होगा? ए साइन थीटा के, ये तो हम सीख लिए, ये तो हम सीख लिए। लेकिन बेटा इसमें एक अगर एंगल ये थीटा निकालना हो, कई बार इस पर क्वेश्चन आ जाता है, बताऊंगा देखो कैसे आ जाता है। तो अगर थीटा निकालना हो ना आपको ये, तो देखो जरा, अगर मैं ए एक्स अपॉन ए वाई अपॉन ए एक्स करता हूं तो क्या आएगा? ए साइन थीटा, ए वाई की जगह ए एक्स की जगह ए कॉस थीटा, ए से ए गया तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर ए वाई अपॉन ए एक्स आ गया। तो यहां पर थीटा बराबर टेन इनवर्स क्या आ जाएगा? ए वाई अपॉन ए एक्स। या तो ऐसे देख लो या तो ऐसे समझ लो, अन्यथा इस ट्राइंगल से निकाल लो, इस ट्राइंगल से ही निकाल लो। इस ट्राइंगल से अगर देखोगे, अगर आप टेन थीटा निकालोगे तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, है ना, बेस पी अपॉन वी लिखोगे या लंब बटे आधार लिखोगे, दोनों मीडियम के हिसाब से बता दिया। तो यहां पर परपेंडिकुलर क्या है? ए वाई है, हाँ जी, ए वाई है, और बेस कितना है? ए एक्स। तो देख लो यहां से भी आपका क्या आ रहा है? टेन थीटा बराबर ए वाई अपॉन ए एक्स। तो अगर क्वेश्चन में आपसे ये एंगल पूछा जाए, अब आप कहोगे गुरुजी एंगल कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन भी बता देता हूं। चलो देखो बेटा, आप कहोगे सर गुरुजी इस पे क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन भी बता देता हूं, बस क्वेश्चन और बता देते हैं आपको कैसे। जैसे आपको क्या दिया गया है? आई कैप प्लस जे कैप दिया गया है, आई कैप प्लस, ऐसे लिखो, ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप है, तो दोनों के मध्य कोण क्या होगा? ठीक है, एंगल यदि आपसे निकलवाए तो यहां पर देखना बेटा, यहां पर अगर हम देखेंगे तो ए एक्स बराबर क्या आ रहा है? 1, ए वाई बराबर क्या आ रहा है? 1 बेटा, आ रहा है ना, यहाँ ए एक्स 1 है, ए वाई भी क्या है? 1। तो टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? ए वाई अपॉन ए एक्स, यानी 1/1 यानी 1। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 45 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 45 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि टेन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ठीक है, क्या टेन 45 की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरीके से ये बात मैं पहले बता चुका था, लेकिन ये जो टेन वाली जो एंगल वाली बात थी, ये बताने के लिए मैंने दोबारा से रिजल्यूशन ऑफ वेक्टर बताया है आपको। और इसके बाद में आपका जो वेक्टर है, जो
सदिश वाला जो टॉपिक है, हाँ, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, और ये हर बच्चे को अच्छे से आना चाहिए, चाहे वो नीट का हो, एम्स का हो, लैब का हो, या किसी भी फील्ड का स्टूडेंट हो, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर आता है वेक्टर आपके। ठीक है, ये कोई फिजिक्स नहीं है, इसमें कोई फिजिक्स के कॉन्सेप्ट नहीं लगे, ये एक बेसिक मैथमेटिक्स का टॉपिक है। और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री, लॉग, ये 5 टॉपिक आपको जब आएंगे तो ही आप जो है फिजिक्स को अच्छे से न्यूमेरिकली सॉल्व कर पाओगे।